स्वागत है आपका। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि चुनाव में कौन भारी पड़ा, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। एक दूसरे पर जो चुनावी हमले हैं, बयानबाजी है वो की गई, व्यक्तिगत हमले भी किए गए। उसके बाद जाति का आरोप लगा कि जाति का मुद्दा उठाया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है चुनाव में, इसका मुद्दा उठा। रैलियां नरेंद्र मोदी ने कितनी की, राहुल गांधी ने कितनी की, कौन भारी पड़ा, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए, हम आपकी जिंदगी में बदलाव ला करके रहेंगे। हिंदुस्तान के मजदूर से कहते हैं, किसान से कहते हैं, इन महिलाओं से कहते हैं, तुम लोग कौन हो, तुमने क्या किया। 60 साल हिंदुस्तान सो रहा था, नींद आ रही थी हिंदुस्तान को। शेर जैसे हिंदुस्तान खड़ा हो गया है और मोदी जी आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। 16वीं लोकसभा के लिए चुनावी शोर थम चुका है। प्रचार में अपनी ताकत झोंकने में कोई पीछे नहीं रहा। नेताओं ने विकास के सपने दिखाकर वोट मांगने की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे विकास की बात निजी हमलों और सांप्रदायिकता के शोर में गुम हो गई। केरल के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मनरेगा दिया हमने आपको, हर व्यक्ति को गारंटी करके रोजगार की बात करी। विकास की बात तो होती रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते गए, असली मुद्दे गायब होने लगे। हमले धीरे धीरे निजी होते गए। वो कहते हैं 125 करोड़ चौकीदार जो ये, मैं जरा शहजादे को पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। बीजेपी के नेताओं ने गांधी परिवार पर वाड्रा के बहाने वार शुरू किए, तो जवाब में गांधी परिवार ने अदानी से मोदी के रिश्तों को लेकर घेरने की कोशिश की। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजाजी को मिल गया। आपके बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है। यहाँ पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहाँ 1 मीटर जमीन मिलती है। प्रचार पर सांप्रदायिकता का रंग भी चढ़ा। बीजेपी के नेताओं ने कई जगह भड़काऊ भाषण दिए, तो जवाब में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रहे। आखिरी दिनों में तो भगवान राम के नाम पर भी वोट मांगे गए। मैं प्रभु राम जी की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचार हो रहा है और जिस तरह से अमेठी में पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज भी दिए हैं और साथ साथ ये भी कहा है कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। धर्म की हवा चली तो जाति की भी बारी आ गई। अमेठी में चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया, तो नरेंद्र मोदी ने उसे चुनावी मुद्दा बनाने में देरी नहीं की। ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूँ। मोदी जब पैदा हुए तब या बड़े हुए तब कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। मोदी ने कुल 440 रैलियां की, 1350 थ्री सभाएं की, जबकि राहुल गांधी ने 5 मार्च से अब तक 105 रैलियां की और 7 रोड शो किए। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन किसका दांव चला और कौन सिर्फ बयानों का वीर बनकर रह गया, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ है कि चुनाव प्रचार में नेताओं के बयानों का ये शोर आगे भी सुनाई देता रहेगा।
तो किसका दांव चला ये तो 16 मई को पता लगेगा और कौन बयानों का वीर बनकर रह गया, लेकिन कौन भारी पड़ा किस पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर भारी पड़ गए? 105 रैलियां की राहुल गांधी ने, 440 रैलियां की है नरेंद्र मोदी ने और 3D सभाएं तो अनगिनत 1350। देखिए, रैलियां तो वाकई उन्होंने बहुत की। आपने ये तो बता दिया 440 नहीं 437 सभाएं उन्होंने की हैं और मेरा ख्याल है इन सभाओं में 4000 बार उन्होंने नेहरू गांधी परिवार को कोस करके वोट लेने के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश की है। अब ये देश बताएगा कि लोग गालियां सुन करके वोट देते हैं या प्रोग्राम देख करके वोट देते हैं। आपने बड़ा लंबा तबसरा दिखाया, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज की जो रैली थी वो फाइनल रिप्लाई था उनको, और उससे ये साबित हो गया कि कभी कभी 100 सुनार की और 1 लोहार की बहुत होती है। ठीक है, तो आज जो लोहार का हथौड़ा पड़ा है वो सुनार के 100 बार से ज्यादा भारी होगा। ठीक और है, आप आने ये कह वाले रहे हैं वक्त कि में देखेंगे कि 16 तारीख के बाद आप ये कह आपको रहे चुनाव का हैं कि रिजल्ट नरेंद्र पता मोदी लग ने जाएगा। नेहरू गांधी परिवार को, माँ बेटी की सरकार को, इसको बार बार कोसा है, तो उस पर लोग वोट करेंगे, या राहुल गांधी प्रोग्राम बता रहे थे, अपने काम उन्होंने बताया, उस पर वोट करेंगे? प्रभात झा हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। प्रभात जी, बिल्कुल मेरा मकसद वही था। प्रभात जी आप बताइए, ये कहना है मीम अफजल साहब का, भले ही 440 रैलियां की हो लेकिन राहुल गांधी भारी पड़ेंगे क्योंकि वो अपने काम बता रहे थे, नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, क्या ऐसा है? कहने में क्या लगता है, नीम अफजल साहब कह सकते हैं 440 सभाओं को कहने में नहीं करने में दम लगता है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो 440 सभाएं पैसे भी लगते हैं, देश तक पहुंचने की कोशिश पैसे की भी है, बहुत लगते हैं। और आधुनिक चुनाव प्रचार में जो गांव-गांव तक जाने का माध्यम है वह अधिक से अधिक माध्यम यही हो सकता है। इसलिए भारी कौन पड़ेगा ये तो समय तय करेगा, जैसा उन्होंने खुद ही कहा 16 मई को। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अपनी ताकत से, अपनी पार्टी की ताकत से, जनता के समर्थन से हम सब लोगों ने, मोदी जी की रैली सब जगह सफल हुई है और इसके परिणाम अनुकूल आने के आसार हैं, और यही आश्वस्त होकर हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी से। सुधींद्र भदौरिया जी, कौन भारी पड़ेगा, या राहुल गांधी और मोदी पर कोई और भारी पड़ जाएगा? देखिए, एक चीज तो निश्चित तौर पर सही है जी, एक चीज तो निश्चित तौर पर सही है कि जिस तरह से मोदी साहब ने चुनाव प्रचार किया है, तो एक तो वो जो उनके गुरु रामदेव हैं उनके द्वारा जिस तरह के विचार व्यक्त किए गए और उस पर वो मौन धारण रह के समाज की एक जो पुरानी हमारी विरासत है जिससे हम समाज बदलना चाहते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, दलित महिलाओं के अपमान में ये बहुत आगे निकल गए, तो इस मामले में ये बहुत भारी पड़े। दूसरी चीज, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे चुनाव आयोग, जिस तरह से संविधान में अपनी सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो सर्वोच्च व्यवस्था है न्याय की, हमने पुराना इतिहास भी खगाल के देखा मोदी साहब का। सन 92 में ये उस यात्रा का भी हिस्सा थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाने का काम किया, वहां हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था कि हम कुछ नहीं होने देंगे। तो निश्चित तौर पर इन मामलों में तो ये जरूर भारी पड़े, और इन चीजों के लिए क्या ये सब भारी पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी को? बदलाव की धारा होनी चाहिए, संविधान की सुरक्षा। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इनका जो इस तरह का आचरण रहा है, जिन्होंने यहाँ तक कि इन मर्यादाओं को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा है कि हम किसी सूरत में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जी, सुधींद्र भदौरिया कह रहे हैं कि भले ही 440 रैलियां की हो, लेकिन जो उनके बयान, उनके नहीं बल्कि उनकी पार्टी के और तमाम लोगों के जो बयान है, बाबा रामदेव का बयान हो या गिरिराज सिंह का बयान हो, तमाम और जो घटनाएं हुई चुनाव के दौरान, वो भारी पड़ेंगे। देखिए, भदौरिया जी की भदभदाहट से कुछ असर नहीं पड़ता है। भदौरिया जी इस बात को भूल जाते हैं कि बाबरी मस्जिद, जिसे बाबरी ढांचा, जिसे गिराने का सबसे बड़ा आरोप, आपकी गुदगुदाहट सुन लीजिए, सुन तो लो, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। काहे इतना उत्तेजित हो रहे हो? तो जिस बाबरी ढांचे के ध्वस्त होने की आज तक दुहाई दे रहे हैं, उसके मुख्य अभियुक्त मुरली मनोहर जोशी जी को
सरकार बनाने के बाद राखी बांधने का काम बहन मायावती जी करती रही हैं। 3 बार सरकार बनाई। गुल खाओ और गुलगुले से परहेज करो, ये तो बड़ी अजीब स्थिति इनकी है। आज चर्चा इस बात की क्यों? अटल बिहारी मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी नहीं गए थे। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम ले रहा हूँ। लेकिन सुनील भदौरिया पार्टी तो वही थी, बीजेपी पार्टी थी ना। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को राखी बांधती रही कि नहीं? और वो मुख्य अभियुक्त है कि नहीं? चलिए कहिए अपनी बात को। क्यों आपने विरोध नहीं किया? आप नैतिक बल हो तो मायावती जी की सवाल पूछ लीजिए इस पर। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब भारी नहीं पड़ेगा। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी परिंदा पर नहीं मारा। जो कोई मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से। मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी शामिल करते हैं चर्चा में। मथुरा में भी की, मनोज जी ने दिया हमने। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात रखी। चुनाव की रैली में स्वयं सब लोग मानते हैं कि कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बेहतर था और वो भारी पड़ेगा, आपका ये कह रहा है। जी मनोज जी, क्या जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ज्यादा बेहतर प्रचार किया बीजेपी ने और वो भारी पड़ने वाला है? जी सुमेरा जी, आपके अनुमति से मैं इस पूरी बहस में एक छोटी टिप्पणी ये करके करूं कि मैं व्यक्तियों से अलग इस चुनाव को देखना चाहता हूं, ना राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी जी। मैं समझता हूं पीछे बीते इतने वर्षों में जो राजनीति मैंने देखी है, भाषा, वक्तव्य, संबोधन और विमर्श में जो गिरावट आई है वो सब पे भारी पड़ी है। मैंने धार्मिक असहिष्णुता का ऐसा खेल पहले नहीं देखा, जातीय उन्माद भड़काने की ऐसी कोशिश पहले नहीं देखी। और पिछले 2-3 दिनों में हिंदुस्तान की जमहूरियत को जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन का ये टिप्पणी बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम शुक्ला जी सार्वजनिक बहस आपको जवाब देने का मौका जिन्होंने जातियों सार्वजनिक बहस की बनाने का भी प्रयास कुछ शालीन शर्तें होती हैं। सार्वजनिक बहस की शालीन शर्त ये है। सुमेरा जी से बात नहीं कर सकता, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी जवाब देने के लिए, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी मनोज जी, बात पूरी करिए। सुमेरा जी, मैं बिल्कुल, और एक आग्रह के साथ कि इस सार्वजनिक बहस है, इसमें शालीनता का निर्वहन होना चाहिए। कोई भी पक्ष कुछ भी बात रखे। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग पे जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं, जिस तरह से ये कहा गया है कि बुजदिल इंसान बड़े पदों को, बड़े अधिकृत पदों को बौना बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, चुनाव कोई भी जीते, लेकिन सबसे भारी पड़ा है हिंदुस्तान। उसका सिर्फ यह असर होगा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में जिनका यकीन है वो लोग सब आगाह हो गए हैं और वो कभी भी सिर्फ कॉर्पोरेट कैंपेन और विज्ञापन के आधार पर चमचमाती हुई चीज को वोट नहीं करेंगे। वो खड़े सोने को जो घटनाएं हुई इस चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरह की बयानबाजी हुई, वो भारी पड़ जाएगा उन लोगों पर जिन्होंने बयानबाजी की है। विजय, रैलियां किसने ज्यादा की ये अहमियत रखता है या बयानबाजी क्या हुई उसको लेकर जनता किस तरह से वोट करेगी, क्योंकि ये तर्क दिया जा रहा है, वो अहमियत रखता है? कौन भारी पड़ा? देखिए, मुझे तो लगता है कि वोटर भारी पड़ा है। करीब 14 करोड़ लोग जो है नए पिछली बार के मुकाबले उन्होंने वोट दिया है, और सुरक्षा बल भारी पड़े हैं जिन्होंने बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरा चुनाव का काम अभी तक निपटाया है। लेकिन ये पहला चुनाव है जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं टीवी पर लड़ा गया, इंटरनेट पर लड़ा गया, सोशल मीडिया का इसमें बहुत सारा इस्तेमाल हुआ, और देश की 60% आबादी 40 साल से नीचे है, ये सारे नेता कहते रहे हैं। लेकिन ऐसे युवा पीढ़ी के सामने, ऐसे नेताओं के सामने सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो शर्मनाक हरकतें की हैं और उनके बयानबाजी से लेकर जो भाषा का स्तर गिरा है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े वोट बैंक को आप कैटर करने की कोशिश करते हैं, उनके भविष्य की बात की जगह, मुद्दों की जगह अगर वही चीज़ें गाली गलौज से लेकर तमाम चीज़ें आती हैं, तो ऐसे में फिर ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? और फिर जो ये नेता कहते हैं कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? ठीक है, हमारे साथ गौरव भाटिया भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। गौरव भाटिया, आप हमारे साथ कुछ देर से जुड़े इस चर्चा में, लेकिन हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी भारी पड़ेंगे, उन्होंने 440 रैलियां की हैं, वो तमाम लोगों तक पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है राहुल गांधी भारी पड़ेंगे। बीएसपी का कहना है, या जो बाकी हमारे साथ दल मौजूद है आरजेडी, उनका ये कहना है कि जो बयानबाजी हुई, जो कहा गया, जिस तरह के बयान दिए गए, वो भारी पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा इस चुनाव में?
क्या ये जो बयानबाजी हुई, जिस तरह का माहौल रहा इस पूरे चुनाव के दौरान, वो भारी पड़ जाएगा, वोटर भारी पड़ेगा, या नरेंद्र मोदी भारी पड़े हैं राहुल गांधी पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया? सबसे भारी अगर कोई पड़ेगा तो वो देश का वोटर है, क्योंकि चाहे जितने ही ओपिनियन पोल हो या आगे जो एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे, अगर हम उन पे जाएंगे तो शायद हम सत्यता से बहुत दूर होंगे। गौरव भाटिया से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ बीजेपी से प्रभात झा मौजूद हैं। प्रभात झा जी, जैसे आपने सुना भदौरिया जी को, मनोज झा या मीम अफजल साहब कह रहे हैं जो बयानबाजी हुई, जो कुछ हुआ इस चुनाव प्रचार के दौरान, वो इन तमाम रैलियों के बावजूद क्या नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ने वाला है? देखिए, नरेंद्र मोदी भारी पड़ गए, पड़ने वाला नहीं है। पड़ गए हैं इसलिए सभी लोग नाराज हो रहे हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो। अब क्या नहीं किया इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन नरेंद्र मोदी भारी पड़ गए और आपके परसों होने वाले एग्जिट पोल में सारी बातें खुलकर आ जाएंगी। इसलिए मैं कहीं से कोई चिंतित नहीं हूं, न मैं इस बहस में बहुत सारा हिस्सा लेना चाहता हूं कि इस पर बहस करूं कि भारी पड़ेंगे। भारी पड़ गए हैं इसलिए देश का वोटर उनके साथ खड़ा है और देश का वोटर कह रहा है आओ देश संभालो। यह बात मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, मीम अफजल साहब, भारी पड़ गए इस वजह से आप इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? देखिए, हमने ना भारी पड़ने का दावा किया, ना ये समझते हैं कि वो भारी पड़ गए। हम तो ये समझते हैं कि चुनाव हुआ है और अभी विद्रोही साहब ने 2-3 बड़ी अहम बातें कही और मैं उनसे इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन एक बात अगर वो और शामिल कर लें इसके अंदर तो बड़ी मेहरबानी होगी। उनको ये भी कहना चाहिए कि इस चुनाव के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी ने जिस तरह पानी की तरह पैसा बहाया है, हिंदुस्तान की तारीख में उस तरह पैसा कभी आज तक बहाया नहीं गया। इतना जबरदस्त हजारों करोड़ रुपए का खर्चा पब्लिसिटी पर जो खर्च किया गया है वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात विजय विद्रोही इशारा कर रहे थे, उसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रही। नहीं, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। किसी पार्टी ने उस तरह से पैसा खर्च नहीं किया जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं उसके अलावा दूसरी अहम बात मैं ये कहूंगा उसकी बात कर रही कि इसमें एक चीज का इजाफा और कर लीजिए, ये जो आप शब्द भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मैं बहस ये बहुत नहीं है ही कि इज्जत के साथ खर्च किया, बहुत ही इज्जत के साथ जी पैसा आपने खर्च किया और किसने किया सारा देश जानता है। नहीं, वो तो है एक मुद्दा, लेकिन उसके अलावा भाषा का 450 मीटिंग की है आपने, क्या उसमें सब शामिल नहीं थे? आपका हर पार्टी के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा इश्तहार आपके छपे हैं, 10 ज्यादा पोस्टर लगे हैं, 10 गुना ज्यादा जो है आपकी होर्डिंग्स लगी हैं। और मैं क्या बात बताऊं, क्या होगा जो हमको करना है वो हमने किया है। हमको देश नहीं, रोने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है, कोशिश की, लेकिन सच्चाई है, बता रहा हूँ। अपराध है, लेकिन लोगों तक पहुंचने की हमने सामर्थ्य पैदा की, लोगों तक किस बात को पहुंचाया जाए यह कोशिश की। अब आप असफल रहे, पैसा भी खर्च होता है ना 450 सभाएं करने के लिए, मैं बता रहा था वो बात। नहीं, लेकिन सभाएं तो कर सकते थे ना, आप भी कर सकते थे। कल जब हमारी सरकार बनेगी तो आप ये कहेंगे, हम जानते हैं कि पैसे के बल पे सरकार आई है, सुमेरा जी, आपके कहने से क्या होगा? ये भी अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ और आप भी अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम रो नहीं रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं। देश की पूरी राजनीति का सत्यानाश करने में आपने जो रोल अदा किया है। तो प्रेम शुक्ला जी, ये जो रैलियां तमाम हुई, 440 रैलियां जिनकी हम बात भी करें कि नरेंद्र मोदी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मीम अफजल साहब या कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि इसमें बहुत पैसे खर्च किए गए, पैसा पानी की तरह बहाया गया, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? हर चुनाव में खर्च करने की अपनी सीमा होती है और उसकी बैलेंस शीट चुनाव के बाद बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सुन लेते हैं आप भी लोग जब निर्वाचन आयोग के पास आप सुन तो ले महाराज, 542 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो यदि कोई 542 रैलियां भी करे तो उस पर किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? और वो जो है हिसाब किताब ये ठीक से देता है और निर्वाचन आयोग यदि उससे संतुष्ट होता है तो आपको आपत्ति क्या करने की आवश्यकता है? आपको रैलियां करने से किसी ने रोका था? आपकी क्षमता ही नहीं है, आपकी लोकप्रियता नहीं है,
आपका संसाधन चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है। इसलिए आप रो रहे हैं। क्षमता नहीं है, हम उस तरह से पैसा बर्बाद करने के हक में नहीं है। आप एक आदमी पर इतना पैसा खर्च किया है, आपने सिर्फ एक आदमी पर इतना पैसा खर्च किया है। आपने किस तरह से प्रति उम्मीदवार केंद्र से जो पैसा इसमें एक बड़ा सवाल तो ये उठता है नहीं है, हमको ये बर्बाद करने का देश का पैसा कोई शौक नहीं है। जी ब्लैक मनी हमारे पास है, खर्चा आप कर रहे हो। आपने भी अपनी बात रखी। विजय इसमें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। विजय भाई मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि एक कैंडिडेट के खर्च की तो सीमा है, अभी जो 70 लाख की गई है, लेकिन पार्टी के खर्च की अभी कोई सीमा तय नहीं है। या तो सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर तय करें कि इसका कोई खर्च सीमा तय हो, क्योंकि इसमें बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अक्सर आरोप लगाती रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहता और बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत महंगा कर दिया है। ऐसा आरोप लगाती रही हैं दूसरी पार्टियां। ठीक है, चलिए ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन सुदीन भदौरिया जी, बीजेपी का लगातार ये कहना है कि हमारी क्षमता थी, हम लोगों तक पहुंचे और हमने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है। तो क्या वो अपनी बात ज्यादा सक्षम तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए हैं और इस वजह से क्या वो भारी पड़ेंगे? देखिए, मैंने शुरू में कहा, मैं उस बात को फिर से दोहराऊं, ये उचित नहीं लगता, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब से नरेंद्र भाई मोदी पिछले 1-1.5 साल से प्रचार कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो अपना विद्वता का बड़ा परिचय दे रहे हैं। बिहार जाते हैं तो तक्षशिला का जिक्र कर देते हैं, यहाँ बनारस में चुनाव लड़ने आए तो कहा गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ ने बुलाया था तो गंगोत्री जाना चाहिए था। ये तो काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो अपनी जानकारियों को ये जिस तरह से शोध करके निकालते हैं, एक नया अपना प्रतिभा का इन्होंने जरूर परिचय दिया है। और दूसरा मैं कह दूं, बहन मायावती जी ने भी कहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। जी हाँ, ये उनकी प्रतिभा है, उनको जाना चाहिए वहाँ पर। और मैं ये जरूर कहूँगा कि ये कौन सी विद्वत्ता है? आप तो भाई, आप तो सबसे बड़े ज्ञान के भंडार हैं शुक्ला जी। मैं क्या आपसे बात करूँ, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। आपको उन्होंने आप भैया आप ज्ञान के, अच्छा या तो आप मुझे, या तो आप एंकर बन जाइए, आप एंकर बन जाइए। एक एक करके बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, हम उनकी बात सुन लेते हैं। मोदी की जगह आप ही चले आइए। चलिए ठीक है, आपने ये हमेशा टोकते रहते हैं। प्रेम शुक्ला को आदत हो गई ये लोकतंत्र की हत्या करने की, शिवसेना के लोग इनको मौका मिलेगा तो। ठीक है सुदीन भदौरिया जी, आप नहीं बिल्कुल मैंने कहा कि उन्हें पूरी प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। बात रखें। चलिए ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं। अब देखिए कैसे परेशान है। ठीक है, चलिए परेशान है, देखिए। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आपने तो उत्तर प्रदेश में प्रेम शुक्ला जी, भदौरिया जी, प्रेम शुक्ला जी, आप नहीं टोकिए ना। प्रेम शुक्ला जी ज्यादा बोल रही है। प्रेम शुक्ला जी, आपको भी मौका मिलेगा, आप नहीं टोकिए, उनकी बात रखने दीजिए। सुदीन भदौरिया जी, मैं आपको मौका दूंगी आगे अपनी बात रखने का। हमारे साथ मनोज झा भी मौजूद हैं आरजेडी से। मनोज जी, ये जो चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, वो कितना बड़ा चुनाव प्रचार है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो मुद्दे उठाए गए, क्या वो मुद्दे उस तरह से उठाए जा सके जिस तरह की रैलियां हुई? बिल्कुल नहीं सुमैरा जी, मैसेंजर कितनी बार कहां गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैसेज क्या ले गया। और मैं समझता हूं जो मैसेज वो ले गए वो समावेशी विकास का नहीं ले गए, मेल जोल के हिंदुस्तान का मैसेज नहीं ले गए, बल्कि जहां जहां उनके चरण पड़े वहां वहां जातियां और कौम खौफजदा हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये देखना बहुत आवश्यक है कि आप क्यों नहीं लोगों के बीच में एक इंस्पिरेशन पैदा करते हैं कि लोग आपको लाइक करें। क्यों इतनी बड़ी दीवार खींच देते हैं कि डिसलाइक्स बहुत बड़ी आबादी में दिखता है और लाइक्स बहुत छोटे हिस्से में महदूद रहता है। मैं समझता हूं कि ये उनके कैंपेन की सबसे बड़ी कमी रही है। और मैं गारंटी दे सकता हूं, जैसे बाकी लोग गारंटी दे रहे हैं, कि 16 मई को ये पूरा विज्ञापनी कैंपेन बिल्कुल ही जमीन पर उतर आएगा और उसके पास कुछ विश्लेषण का आधार नहीं। प्रभात जी, क्या कहेंगे आप इस पर? अब कहने के लिए मनोज जी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई इस देश की जनता जानती है, देश का अखबार जानता है, देश की मीडिया जानती है, देश की जनता जानती है, हमारे समर्थक जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता जानते हैं और देश के विपक्षी दल भी जानते हैं कि 16 मई के बाद क्या होने वाला है। देश का आईबी जानता है, देश का एसबी जानता है, देश का रॉ जानता है, देश की सारी दुनिया जानती है।
उसके बावजूद अगर ये कह रहे हैं तो हमको क्या रहे, विज्ञापन तो सब पहुंचने का, विज्ञापन से ज्यादा तो स्वयं नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सामर्थ्यता को किसी ने चुनौती नहीं दी। क्या इतनी सभाएं लोगों ने की, अपने अपने दड़बे तक लोग सीमित रहे हैं। लेकिन मनोज जी बात कर रहे थे कि जो संदेश गया वो देश को जोड़ने वाला नहीं गया, क्या ऐसा है? और उसके बाद जनता तक जाने की कोशिश की है। मनोज जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी मनोज मैं एक छोटी टिप्पणी करूंगा। बहुत विस्मय का विषय है कि कई तारीफ और अतिरेक में प्रभात जी कई सारे कसीदे गढ़े जा रहे हैं मोदी जी के लिए, लेकिन आईबी और रॉ की सूचनाएं अगर मोदी जी और मोदी जी के समर्थकों को अभी से मालूम है तो मैं समझता हूं ये देश महफूज नहीं है। ठीक है, ये इस देश की प्रजातंत्र महफूज नहीं ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक चीज प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आईबी और रॉ की सूचना, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो मनोज जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भले ही बहुत सभाएं की, लोगों तक पहुंचे, लेकिन जो संदेश पहुंचा वो जोड़ने वाला नहीं था, क्या ऐसा है? नहीं, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी लोगों को जोड़ने वाला संदेश देना चाहते थे, विकास पर बहस करना चाहते थे, बुनियादी जरूरतों पर बहस करना चाहते थे। लेकिन 10 वर्षों की विफलता के चलते कांग्रेस ने जिस तरह से 2002 के दंगों और सांप्रदायिकता को ही उनके पैरों में फेंके रखा, बंधन बनाने का प्रयास किया, उससे सार्थक बहस पूरी नहीं हो पाई, समग्र नहीं हो पाई। वो आने वाले दिनों में उनकी कार्य प्रणाली से वो सारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। विजय, आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी ने ये किया और क्या कांग्रेस पार्टी ने वो बेड़ियां डाली जिसमें ये चर्चा फंस कर रहेगी? मीम अफजल साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। जी, मुझे तो लगता है, मैं अगर बहस को थोड़ा सा मोड़ूं कि भारी पड़ा की जगह अगर हम बात करें कमजोर कौन पड़ा, तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा कमजोर चुनाव आयोग पड़ा। आप टेक्नोलॉजी का युग है, आपके सामने नेताओं के अनर्गल बयान आते हैं, उसके बाद आप नोटिस जारी करने में इतना टाइम लगाते हैं और उसके बाद जो माफी मांगता है उसको माफ कर देते हैं। कम से कम सख्ती के साथ 1-2 नेताओं का अगर निर्वाचन ही रद्द कर देते या उनका वो उम्मीदवारी रद्द कर देते तो एक बड़ा संदेश जाता। मीम अफजल साहब राहुल गांधी चले जाते, राहुल गांधी के सोलन पर बयान, वो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि आपकी पार्टी से कौन जाता और उनकी पार्टी से कौन जाता, कोई भी जाता। मीम अफजल साहब, लेकिन 10 दिन तक नोटिस मीम अफजल साहब, लेकिन क्या आपने बार बार इस चर्चा को चर्चा का स्तर गिराया जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं? जी, वो काफी अच्छा तबसरा है। सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी ने जो तबसरा किया वो काफी अच्छा है। उन्होंने ये मान लिया कि मोदी जी यूनाइट करने का या एकता लाने का पैगाम लेकर के जाना चाहते थे, हैं नहीं थे। इसका मतलब यह है कि वो नाकाम हो गए और प्रेम शुक्ला जी ने खुद ही ये एक्सेप्ट कर लिया और इससे बड़ा सर्टिफिकेट मैं समझता हूँ मोदी जी को कोई और नहीं दिया। लेकिन मीम अफजल साहब, क्या कांग्रेस पार्टी पहुंच भी पाई लोगों तक अपना संदेश लेकर? जी नहीं, वो आगे वालों भी मान ले रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हम बिल्कुल पहुंचे हैं लोगों तक। देखिए, मैंने आपको शुरू में बात कही कि इन्होंने सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया जी और नेहरू गांधी परिवार को गाली देने का काम किया है अपनी 400-450 सभाओं में। इसके मुकाबले में राहुल जी ने ये बताया कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर चुके हैं। ठीक है, 16 अब ये मई को देश नतीजे तय सामने करेगा आएंगे कि उन्होंने हमारी बात सुनी या उनकी गाली सुनने का काम किया। 16 मई को नतीजे सामने आएंगे और तब ये साफ होगा कि कौन भारी पड़ा किस पर। लेकिन अभी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।